आप सबको मेरा नमस्कार। क्लास 10 टर्म 2 हिंदी ए में अभी हम लोग कन्यादान का सारांश और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और विशेष बिंदुओं को समझेंगे। तो सबसे पहले कन्यादान के रचयिता जो है ना ऋतुराज हैं। इसका सारांश है कि कवि ऋतुराज ने कन्यादान कविता के माध्यम से शादी के बाद स्त्री जीवन में आने वाली विकट परिस्थितियों के बारे में एक संदेश देने की कोशिश की है। कविता में विवाह के पश्चात बेटी की विदाई के वक्त एक माँ अपने जीवन के सभी अच्छे व बुरे अनुभवों को निचोड़कर एक सही व तर्क संगत सीख देने की कोशिश करती है ताकि उसकी बेटी ससुराल में सुख व सम्मानपूर्वक जी सके। ठीक है ना। इसमें माँ सिखाती है कि किस प्रकार के कड़वे अनुभव उसको हो सकते हैं। वो अपने अनुभव के आधार पर बेटी को सिखा रही है कि किस प्रकार वो ससुराल में सभी के साथ अच्छे से निभाते हुए भी सम्मानपूर्वक जी सके। माँ अपनी बेटी को परंपरागत आदर्शों से हटकर जीवन जीने की सीख दे रही है। कन्यादान के समय माँ को ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने जीवन की अंतिम पूंजी दान कर रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपनी बेटी के लिए चिंतित भी थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी बेटी अभी इतनी परिपक्व नहीं हुई है। तो चूंकि लड़की जो है ना मायके में जब रहती है, माँ पापा के पास रहती है, तो उसको इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना नहीं पड़ता जैसे कि उसको ससुराल में करना पड़ता है। तो माँ उसको सिखाती है कि कैसे वहाँ पे साहसपूर्वक मुकाबला करके परिस्थितियों को अपने अनुकूल वो कर सकती है। वह वैवाहिक जीवन की वास्तविकताओं से बिल्कुल अनजान है और ससुराल में संभावित विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए सक्षम नहीं है। माँ को लगता है कि उसकी बेटी अभी भोली और नादान है। ठीक है, ये बहुत सही बात है कि अधिकतर लड़कियाँ शादी के समय भोली और नादान होती हैं। उसने अपने जीवन में अभी तक सिर्फ सुख ही सुख देखा है, उसे दुख और परेशानी को बांटना नहीं आता। तो चूंकि वो मैके में माता पिता के पास में रही है तो हमेशा उसने सुख ही देखा है, उसको दुख और परेशानी बांटना जो है अभी तक नहीं आया है। अतः माँ बेटी को 4 महत्वपूर्ण सीख देती है। पहला, वह कभी भी अपने रूप सौंदर्य पर घमंड नहीं करना, कि कभी भी उसको अपनी सुंदरता पर नाज नहीं करना है, क्योंकि ये सब अस्थायी होता है, समय के साथ इनका महत्व घटता जाता है। दूसरा है, आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, जलने या जलाने के लिए नहीं। अर्थात आग का प्रयोग हमेशा भोजन पकाने के लिए करना, किंतु यदि इसी का प्रयोग तुम्हें जलाने में किया करें तो इसको विरोध करना। तो हमेशा न्याय का विरोध करना है और आग का प्रयोग जो है ना भोजन पकाने के लिए करना है, खुद को जलाने के लिए नहीं करना है, क्योंकि आग जो है ना रोटी सेकने के लिए होता है, जलने या जलाने के लिए नहीं होता। अगला देखिए कि महिलाओं का वस्त्र और आभूषण के प्रति विशेष मोह होता है ना। ये महिलाओं की सबसे बड़ी कमजोरी है, इसी ने उनको पुरुषों की तुलना में कमतर कर दिया है। लेकिन तुम इन सब का मोह कभी मत करना, क्योंकि ये ही जीवन के सबसे बड़े बंधन बन जाते हैं। तो स्त्री जीवन के सबसे बड़े बंधन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कवि के द्वारा। वस्त्र और आभूषण हैं और तुम्हारे आगे के जीवन में ये पैरों की जंजीर बन सकते हैं। आखिरी में जो ब्रह्म वाक्य प्रयोग किया है यहाँ पे आदरणीय ऋतुराज ने, वह लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। कहने का तात्पर्य है कि कवि बोल रहे हैं कि तुम लड़की हो तो लड़कियों जैसा व्यवहार जरूर करना, लेकिन लड़कियों जैसा कमजोरी है ना या दूसरों के ऊपर निर्भरता मत रहना। अर्थात मर्यादा, लज्जा और शिष्टता, विनम्रता, संस्कार, ये सभी स्त्री सुलभ गुण हैं, लेकिन इसे कभी भी अपनी कमजोरी बनने मत देना। यदि ससुराल वाले इन सहज गुणों का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करें तो जरूर उसका विरोध करना। अर्थात अन्याय, अत्याचार और शोषण के प्रति आवाज़ उठाएं और डट कर इसका सामना करें। अब चलिए प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है कि कन्यादान किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है कि कन्यादान का अर्थ होता है अपनी बेटी अर्थात कन्या को किसी और को दान दे देना। यह भारतीय संस्कृति की एक परंपरा के अनुसार विवाह के समय माता पिता अपनी बेटी को वर के पक्ष में देने की एक रीति निभाते हैं, जिसे कन्यादान कहता है। एक प्रकार की कुरीति है जो समाज में सदियों से चली आ रही है, जिसका घनघोर विरोध होना चाहिए कि क्यों लड़की ही जो है ना लड़के के घर जाएगी। इस प्रकार से वो अपने अस्तित्व को नष्ट कर देती है। तो आशा करता हूँ मेरे इस संदेश से आप लोग भी इसके पक्ष में कार्य करेंगे। प्रश्न 2 है कि आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। तो इसका उत्तर है, देखिए माँ चाहती है कि उसकी लड़की स्वभाव से सरल, भोली और कोमल बनी रहे, है ना। उसको लड़कीगत स्वभाव जो है ना हमारा सरलता, कोमलता, संस्कारिता, ये सब त्यागना नहीं है। वह चाहती है कि उसके ससुराल वाले उसकी सरलता का गलत फायदा ना उठाएं, लेकिन इसको अपनी कमजोरी बनने नहीं देना है, उस पर अत्याचार ना करें। इसलिए वह चाहती है कि उसकी लड़की तो बने परंतु लड़की टाइप का मत दिखे। ठीक है। फिर प्रश्न 3 है कि कविता में कन्यादान के समय माँ के मन में क्या विचार आ रहे हैं, वह चिंतित क्यों हैं। तो कन्यादान करते समय माँ को ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसके पूरे जीवन की पूंजी उससे दूर ले जा रहा है। तो लड़की हमेशा घर में रही हुई है और इस प्रकार का कुप्रथा अगर समाज में रहेगा तो माँ को तो दर्द होगा ही। तो उस बेचारी को ऐसा लगता है कि जैसे उसकी जीवन की पूंजी जो है ना उससे दूर चली जा रही है। माँ इसलिए चिंतित है क्योंकि उसकी बेटी नादान और भोली भाली है। मायके में उसने केवल सुख देखा है, दुख कैसे झेलना है उसको नहीं आता। प्रश्न 4 है कि माँ ने विदाई के समय बेटी को क्या सीख दी। तो माँ ने विदाई के समय बेटी को 4 प्रमुख सीख दी है। कभी अपने रूप सौंदर्य पर घमंड नहीं करना, क्योंकि ये सब स्थायी नहीं है। इसको समझ चुके हैं बच्चों, इसको मैं नहीं समझाऊंगा। ठीक है। आग का प्रयोग रोटियां सेकने के लिए करना, यदि कोई आग में तुम्हें जलाने का प्रयास करे तो उसका विरोध करना। स्त्रियां वस्त्र आभूषण की शौकीन होती हैं, लेकिन तुम इन बंधनों में मत पड़ना। लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। न्याय और अत्याचार जहाँ भी देखें विरोध करना। प्रश्न 5 है कि माँ ने अपनी बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा है। तो माँ ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि माँ अपनी बेटी के साथ सारे सुख दुख बांटती थी। उसके जाने के बाद माँ के जीवन में शून्यता आ जाएगी। माँ बेटी के सबसे निकट और सुख दुख की साथी होती है।
अगला प्रश्न, लड़की की जैसी दिखाई देना का क्या आशा है, कवि ने उसे उसके लिए मना क्यों किया है, कन्यादान कविता के आधार पर लिखिए। तो देखिए उत्तर होगा, लड़की जैसी दिखाई देने का आशा है कि प्रकट रूप से भोली, सरल, समर्पणशील और आज्ञाकारी होना, स्वभाव से कोमल होना। माँ नहीं चाहती है कि उसके ससुराल वाले उसकी सरलता और भोलापन का शोषण करें, उसे दबा कर रखें। प्रश्न 7 है कि लड़की अभी सियानी नहीं थी, पंक्ति में कवि ऋतुराज का क्या अभिप्राय है। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि का अभिप्राय है कि लड़की को सांसारिक सूझबूझ से काम करने की जानकारी नहीं थी। उसे प्यार के छलावे में आकर ससुराल वालों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उनके मनमाने अत्याचारों को सहन करना पड़ेगा। तो माँ तैयार कर रही है कि अत्याचारियों का सामना डटकर करना है, उनको सिखाना है, मानव बनाना है, गांधीवादी तरीके से उनको समझाना है, लेकिन किसी भी प्रकार से उनके आगे समर्पण नहीं करना है, आग में नहीं जलना है। प्रश्न 8 है कि कन्यादान कविता में वस्त्र आभूषण को शाब्दिक भ्रम और बंधन क्यों कहा गया है। ये भ्रमात्मक शब्द हैं जिनसे स्त्री को सुख का भ्रम होता है। वस्तुतः समाज वस्त्र आभूषण की बेड़ियों में जकड़कर स्त्री के अस्तित्व को सीमाओं में बांध देता है। लोग स्त्रियों का तारीफ कर देते हैं कि तुम ऐसा दिख रही हो, तुम्हारे कपड़ा या आभूषण ऐसा दिख रहा है, उसी में उनका जो है ना पूरा ध्यान चला जाता है, जिससे वो मुख्य कार्यों से विलुप्त हो जाती हैं। प्रश्न 9 है कि कन्यादान कविता में माँ की सीख में समाज की कौन सी कुरीतियों की ओर संकेत किया है। तो दहेज के लालच में लड़की को प्रताड़ना, हत्या या आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, उसे कमजोर समझकर मान सम्मान न देना। तो देखिए घुमा फिरा के कन्यादान की कुप्रथा जब तक समाज में बनी रहेगी, जब तक बराबरी नहीं मिलेगा दोनों को, और लड़कियों को बराबरी के साथ में अपने ही परिवार में रहने का अधिकार नहीं मिलेगा, संपत्ति का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक उनको दहेज प्रथा और आत्महत्या इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब इसमें देखिए जो प्रश्न आप लोगों के लिए हैं उसमें आप कमेंट करके बताइएगा। पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत कविता में समाज में निहित किन किन समस्याओं की ओर संकेत है, क्या वह स्थिति आज भी है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। बिल्कुल है, आसपास आप ध्यान से देखेंगे तो ये सब चीज़ आपको मिल जाएगा, इसका उत्तर दीजिएगा आप लोग। प्रश्न 2 है, समाज में स्त्रियों की दशा को कैसे सुधारा जा सकता है, अपना विचार व्यक्त कीजिए। तो हमको लिखना है कि स्त्रियों की दशा समानता के द्वारा ही सुधारा जा सकता है। स्त्रियों को भी आगे आना होगा और उनको दूसरी स्त्री को परेशान करने के बजाय खुद को स्त्री समझते हुए स्त्री समाज के उत्थान के लिए कार्य करना होगा। प्रश्न 3 है कि कन्यादान कविता की माँ परंपरागत माँ से कैसे भिन्न है। वो माँ परंपरागत माँ से इसलिए भिन्न है क्योंकि परंपरागत माँ लड़की को घर से बाहर निकालने के बाद उसको भूल जाती है, जबकि ये जो है ना बता रही है कि विकट परिस्थितियों में किस प्रकार से वो अपने पक्ष में माहौल को बना ले। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी लगा होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों ने वीडियो देखा इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।